आज का टॉपिक है हम लोगों का द लिमिट्स ऑफ सिविल डिसओबीडियंस। इसमें बेसिकली हम लोग सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट के बारे में ही बात करेंगे, लेकिन उसका लिमिट देखने वाले। लिमिट मतलब लिमिटेशंस कि आखिर कहाँ पे सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट थोड़ा सा फेल होता हुआ दिखा आपको। ठीक है, इसमें हम लोग वही बात करेंगे कि आखिर सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट जब गांधी जी चला रहे थे तो उनका ना कुछ एक ड्रॉबैक था। ड्रॉबैक मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा कम्युनिटी था इंडिया के अंदर जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जरा सा भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। जैसे आपने देखा, अमीर किसान, गरीब किसान, वर्कर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट, उसी प्रकार से वोमेन, हर प्रकार के लोगों ने और बड़े बड़े बिजनेस क्लास के लोगों ने भी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था गांधी जी के कहने पे। लेकिन एक ऐसा कम्युनिटी इंडिया के अंदर था जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था। उन्हीं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, और हालांकि उन्हीं के बारे में ही पढ़ना हम लोगों को, लेकिन इसमें हम लोग ये भी देखेंगे कि आखिर उन्होंने ज्वाइन उस मूवमेंट को क्यों नहीं किया। देखते हैं, इसी में हम लोग समझ लेंगे कि आखिर सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट कहाँ पे थोड़ा सा पीछे रह गया हमारा। ठीक है, देखा जाए, इसमें पहला पॉइंट कहा जा रहा है कि नॉट ऑल सोशल ग्रुप्स वेयर पार्टिसिपेटेड इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। जैसे हमने क्या देखा पिछले वाले क्लास में, हमने ये देखा कि रिच पीजेंट्स, पुअर पीजेंट्स, बिजनेस क्लासेस, इंडस्ट्रियलिस्ट, इंडस्ट्रियल वर्कर, फिर से वोमेन, हर प्रकार के लोगों ने लगभग पार्टिसिपेट किया था मूवमेंट में। लेकिन यहाँ पे एक सोशल ग्रुप यानी कि समाज का एक ऐसा कम्युनिटी अभी भी बच रहा था जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया था। और वो कौन थे, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अब देयर वर टू सोशल ग्रुप्स हुज पार्टिसिपेशन इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट was not very satisfying. First was Dalits and second was Muslims. अब देखो, हालांकि इसमें तो मेन हमारा एक ही है दलित, लेकिन मुस्लिम लोगों ने ना पार्टिसिपेट किया था, लेकिन सभी ने नहीं, याद रखिएगा। लेकिन दलित ऐसे कम्युनिटी थे जिन्होंने बिल्कुल भी पार्टिसिपेट नहीं किया था। मुस्लिम के कुछ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, हालांकि हकीकत जो कहानी हमारा सिविल डिसोबीडियंस का मूवमेंट का है उसमें कुछ मुस्लिम्स ने, जिनको इंडिया से बहुत प्यार था, गांधी जी को जो बहुत चाहते थे, उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। लेकिन दलित के लोगों ने बिल्कुल भी इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो बेसिकली इसमें हम लोग कह सकते हैं कि दो ऐसे सोशल ग्रुप थे, यानी कि दो ऐसे कम्युनिटी थे जिन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में उतना बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया था। पहला जो सबसे मेजर है आपका वो है दलित, और दूसरा आपका कौन है, मुस्लिम्स। ठीक है, और आज के समय में हम लोग, हालांकि एक परंपरा है जिस तरीके से बना हुआ है जो हमारे इंडिया का सोसाइटी है, दलित को हम लोग आज बहुत ही लोअर कास्ट के तौर पे मानते हैं, है ना। और मुस्लिम्स तो आपको पता ही है, मुस्लिम एक हमारा रिलीजन है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग जो आप पढ़ने वाले हैं वो इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ने वाले हैं कि आखिर दलित ने पार्टिसिपेट मूवमेंट में नहीं किया तो क्यों नहीं किया, इसके पीछे रीजन क्या था, ये भी हम लोग देखेंगे। और मुस्लिम्स ने भी यदि पार्टिसिपेट नहीं किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में तो क्यों नहीं किया, इसके पीछे रीजन है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे दलित पार्टिसिपेशन इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, यानी कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में दलित लोगों का क्या पार्टिसिपेशन था या फिर था भी कि नहीं था, उसके बारे में हम लोग सबसे पहले देखेंगे। देखा जाए इसमें क्या लिखा हुआ है, बहुत ही ध्यान से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फॉर लॉन्ग टाइम द कांग्रेस हैड इग्नोर्ड द दलित्स फॉर द फियर ऑफ ऑफेंडिंग द सनातनीज। सनातनीज का मतलब होता है द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। देखो यहाँ पे ना आपको थोड़ा सा हम लॉजिक समझाते हैं। जिस समय ये मूवमेंट चल रहा था हमारा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, उस समय में इंडिया में ना कास्टिज्म एकदम अपने एकदम हाईएस्ट पीक पे था, यानी कि अपर कास्ट लोअर कास्ट इस प्रकार का जो माहौल था एकदम चरम सीमा पे था। उस समय पे अपर कास्ट के लोग लोअर कास्ट को देखना भी पसंद नहीं करते थे। तो अब यहाँ पे सोचिएगा, थोड़ा सा ना आपको लॉजिक बताते हैं और बहुत ही गहराई से इसको सोच के समझिए आप। मूवमेंट में पहले से शामिल कौन है, बड़े बड़े कास्ट हिंदू के लोग, बड़े कास्ट के लोग, जैसे ब्राह्मण हो गए, क्षत्रिय हो गए, राजपूत हो गए, भूमिहार हो गए, ये सब लोग मूवमेंट में पहले से शामिल हैं। अब क्या कांग्रेस ये चाहेगा कि भाई इतने हाई कास्ट हिंदू लोग हमारे मूवमेंट में है तो क्या लोअर कास्ट के लोग इस मूवमेंट में शामिल हो जाए, क्या ऐसा वो कभी चाहेगा? नहीं चाहेगा। क्यों नहीं चाहेगा? क्योंकि डर है। डर क्या है कि यदि लोअर कास्ट के लोग मूवमेंट में आए तो ये अपर कास्ट वाले क्या कर देंगे, मूवमेंट को छोड़ देंगे। बात समझ में आ रही है? क्योंकि दोनों में क्या चलता था, कट्टरता चलता था, एकदम कट्टरता कि हाँ भाई अपर कास्ट है ये लोअर कास्ट है, दोनों दूसरे को देखना पसंद बिल्कुल भी नहीं करता था। तो लोअर कास्ट खास करके दलित को मूवमेंट में पार्टिसिपेट इसलिए नहीं किया गया
क्योंकि मूवमेंट में पहले से ही हिंदू के कुछ कास्ट, जिनका हाई कास्ट लोग होते हैं हिंदू के अंदर, वो पहले से मूवमेंट में थे, ठीक है। और ये डर था किसको? कांग्रेस को, कांग्रेस पार्टी को, कि बेसिकली डर ये था कि यदि लोअर कास्ट को हमने पार्टी में मूवमेंट में पार्टिसिपेट करवाया तो फिर अपर कास्ट वाले हमारे से नाराज हो जाएंगे, ठीक है। इसीलिए लोअर कास्ट के लोगों को उतना पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। खैर आगे देखते हैं। सनातनीज का मतलब होता है द कंजर्वेटिव हाई कास्ट हिंदू। कंजर्वेटिव का मतलब होता है पुराने ख्याल वाले सोच, मतलब कि पुराने सोच वाले जो लोग होते हैं ना, वो वाले लोग। आगे, बट महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड दैट स्वराज वुड नॉट कम फॉर 100 years इफ अनटचेबिलिटी वाज नॉट एलिमिनेटेड। लेकिन कांग्रेस के अंदर ना सारे लीडर ऐसे नहीं थे। उनमें से जो सबसे एक मस्त आदमी थे गांधी जी, उनका मानना ये था कि देखो यार, हम लोग लड़ाई किस चीज़ के लिए कर रहे हैं? स्वराज के लिए कर रहे हैं। स्वराज मतलब अपना राज, अपना आज़ादी के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन हम लोगों को आज़ादी तब तक नहीं मिलेगा, हम लोगों को अपना स्वराज तब तक नहीं मिलेगा जब तक कि अनटचेबिलिटी को ख़त्म ना किया जाए। यानी कि जो छुआछूत वाला सिस्टम था कि अपर कास्ट के बॉडी में गलती से भी लोअर कास्ट नहीं टच कर सकता, ये जो परंपरा था उस समय पे हमारे इंडिया में, अनटचेबिलिटी जिसको हम लोग हिंदी में छुआछूत कहते हैं, गांधी जी ने साफ कह दिया था कि जब तक इसको खत्म नहीं करोगे ना, तब तक आज़ादी तुमको मिल ही नहीं पाएगा। तो गांधी जी बहुत मस्त आदमी थे। आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी ने साफ कह दिया था। आगे, महात्मा गांधी कॉल्ड देम हरिजन्स मीनिंग द चिल्ड्रन ऑफ गॉड। गांधी जी दलित लोगों को, यानी कि लोअर कास्ट के लोगों को हरिजन बोलते थे। और हरिजन का मतलब होता है एकदम भगवान का बच्चा, यानी कि चिल्ड्रन ऑफ गॉड, याद रखिएगा। हरि, हरि का मतलब आपको पता है, विष्णु जी के तौर पे हम लोग बोलते हैं, विष्णु जी को हम लोग मानते हैं तो हरि उनको बोलते हैं। और जन का मतलब होता है आदमी। तो किसका आदमी या फिर किसका बच्चा? हरि का बच्चा, यानी कि गॉड का बच्चा, ठीक है। तो गांधी जी इन दलित लोगों को हरिजन क्यों बोलते थे, जरा बताना। इसलिए बोलते थे ताकि वो अपने आप को लोअर ना समझे, अपने आप को छोटा ना समझे। गांधी जी बेसिकली हमेशा प्रमोट किए इन लोगों को आगे बढ़ने में, ठीक है। आगे, he also organized सत्याग्रह to secure their entry into temples and access to public wells, tanks, roads and schools। सोचो उस समय पे हमारे इंडिया में कास्टिज्म इतने अपने हाई पीक पे था कि मंदिरों में लोअर कास्ट के लोगों को, लोअर कास्ट मतलब दलित, आप समझ लीजिएगा, ठीक है, दलित को इंटर करने का भी मौका नहीं था। यानी कि वो लोग अपने भगवान को पूजा भी नहीं कर सकते थे मंदिर में जाके। पब्लिक वेल, यानी कि जो कुआं होता है उससे पानी भी वो नहीं भर सकते थे। जिस कुआं पे अपर कास्ट के लोग पानी भर रहे हैं, सेम कुआं में ये लोग पानी नहीं भर सकते थे। टैंक का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे, टंकी वाला पानी। रोड का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। सोचो, रोड भी दोनों के लिए अलग अलग है। स्कूल तो बिल्कुल अलग था भाई हमारा, ठीक है। तो ये सब चीज़ दलित को भी मिल सके, वहाँ पे दलित लोगों को भी एंट्री मिल सके मंदिरों में, पब्लिक वेल में वो इस्तेमाल कर सके, स्कूल जा सके, इसके लिए गांधी जी ने सत्याग्रह मूवमेंट भी चलाया था। यानी कि इनको हर जगह पर बराबर हिस्सा मिले, गांधी जी ने इनके लिए काम भी किया था, ठीक है। गांधी जी बहुत सबको मानते थे, लेकिन कांग्रेस के अंदर कुछ ऐसे लोग थे जो कि इन सभी से बहुत ही नफरत भी करते थे, ठीक है। आगे, he himself toured their colonies and even lived there। गांधी जी इन लोगों के कॉलोनी में जाते थे, यानी कि इन लोगों के गली मोहल्ले में जाते थे, और वहाँ पे गांधी जी खुद रहते भी थे, ताकि लोगों को ये मैसेज दे दिया जाए, अपर कास्ट प्लस लोअर कास्ट सभी को ये मैसेज दे दिया जाए कि कास्टिज्म को छोड़ो। समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था यहाँ पे कि गांधी जी उन लोगों के कॉलोनी में जाके रहते थे। क्यों रहते थे? ताकि लोअर कास्ट के लोगों को, खास करके दलित लोगों को ये लगे कि गांधी जी हमारे लिए भी काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो गांधी जी बेसिकली सभी को एकजुट करना चाहते थे, ठीक है। तो गांधी जी से जितना हो सका उन्होंने उतना किया। आगे, ही इवन क्लीन टॉयलेट्स टू डिग्निफाई द वर्कर्स ऑफ द भंगी। भंगी का मतलब होता है स्वीपर्स, जो झाड़ू लगाते हैं ना, ये सब जो काम होते हैं ना, उस समय पर जो काम होते थे, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना या फिर टॉयलेट को साफ करना, ये उस समय पे काम बेसिकली किनको करने को मिलता था? दलित लोगों को, लोअर कास्ट के लोगों को मिलता था। तो उनके काम को लोग सम्मान करें, उनको भी बराबर नज़रिए से देखें, इसके लिए गांधी जी ने भी टॉयलेट साफ किया, ताकि दलित लोगों को ये ना लगे कि हम अलग हैं और गांधी जी अलग हैं, ठीक है। तो सोचो कितना अच्छा काम किया गांधी जी ने यहाँ पे उन सभी को एकजुट करने के लिए। तो बहुत गांधी जी ने अपने तरफ से बहुत प्रयास किया। आगे, ही परस्यूडेड अपर कास्ट टू चेंज देयर हार्ट एंड गिव अप द सिन ऑफ अनटचेबिलिटी। यानी कि गांधी जी समय समय पर अपर कास्ट के लोगों को समझाते भी रहते थे कि ये जो आपके अंदर में, आपके दिल में अनटचेबिलिटी को लेकर जो एक पूरा धारणा बन गया है ना, देखो यहाँ पे एक बड़ा ही मस्त स्टेटमेंट लिखा है,
दिस sin ऑफ अनटचेबिलिटी। इसका मतलब होता है कि आपके दिल के अंदर जो एक गलत भावना फैल गया है छुआछूत को लेकर, उसको खत्म किया जाए, बिल्कुल खत्म किया जाए। और ये गांधी जी समय समय पर अपर कास्ट के लोगों को समझाते भी रहते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। बट मैनी दलित लीडर्स डिमांडेड रिजर्व्ड सीट्स इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस एंड अ सेपरेट इलेक्टोरेट दैट वुड चूज दलित मेंबर्स फॉर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। इतना सब कुछ गांधी जी ने दलित लोगों के लिए किया, उन सभी को एकजुट करने के लिए किया, लेकिन दलित के बहुत सारे लीडर का मानना यह था कि हम लोगों को एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में क्या कर दो, सीट रिजर्व कर दो। जैसे आज भी आप देखते हैं, आज भी आप कॉलेज में एडमिशन लो, पहले से ही वहां पे कुछ ऐसे सीट्स होते हैं कॉलेज में जो कि लोअर कास्ट के लिए रिजर्व रहता है। पहले वो भरा जाएगा, उसके बाद जगह बचेगा, तब आपको एडमिशन उसमें मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलता है। तो ये सिस्टम उसी समय से लागू हुआ और आज तक चल रहा है। ठीक है, रिजर्वेशन वाला। देखो यहाँ पे दलित लोग एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में, यानी कि स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, ये लोग रिजर्वेशन क्यों मांग रहे थे बताओ? क्योंकि सबसे बड़ा बात तो यहाँ पे ये था कि इन लोगों को स्कूल में पढ़ने का मौका ही नहीं देते थे अपर कास्ट के लोग। तो इनका सबसे पहला डिमांड क्या होगा? सबसे पहला डिमांड इनका ये था कि हमको पढ़ने का भी मौका दिया जाए, इसके लिए हमारा सीट क्या कर दो, रिजर्व कर दो। कि हाँ ये इतना 100 में से 25 सीट ये रिजर्व है, तो केवल दलित के बच्चे ही पढ़ेंगे, बाकी जो 75 बच गया उसमें कोई भी पढ़ सकता है। तो इन्होंने कहा कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, कुछ भी है, वो दलित के बच्चों के लिए कुछ सीट वहां पे रिजर्व कर दिया जाए। इनका पहला डिमांड ये था। आगे, और सबसे बड़ी डिमांड, ये लोग एक सेपरेट इलेक्टोरेट चाहते थे। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब होता है इंडिया के अंदर एक ऐसा जगह उनको दे दो जिस जगह में केवल और केवल कौन लोग रहेंगे, दलित लोग रहेंगे। वही लोग मिलके अपना लीडर चुनेगा और वो लीडर इन लोगों के लिए काम करेगा। याद रखिएगा, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि आगे ये चीज आपको बार बार मिलेगा। दलित लोगों का दो डिमांड था। गांधी जी इनको एकजुट करने के लिए बहुत प्रयास कर रहे थे, प्रयास कर तो रहे थे, लेकिन इन लोगों का मानना यह था कि हमको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशन दिया जाए, पहला, और दूसरा हमको एक सेपरेट इलेक्टोरेट दिया जाए। सेपरेट इलेक्टोरेट का मतलब है एक ऐसा जगह हमको दे दो जहां पे केवल दलित लोग रहेंगे और हम ही लोग मिलकर हम लोग अपने मतलब आपस में मिल के अपने लीडर को चुनेंगे, वोट देंगे, और वो हमारे लेजिस्लेटिव काउंसिल में बैठेगा और वो हमारे लिए नियम कानून बनाएगा। सिंपल सी बात है, ये इनका डिमांड था। दे बिलीव दैट पॉलिटिकल एम्पावरमेंट वुड रिसॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर सोशल डिसएबिलिटीज। अब देखो, समाज में ना, उस समय पे समाज में दलित को खास करके उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था। कोई भी दलित लोगों को नकार देता था कि यार ये आदमी कोई किसी काम का नहीं है, ये हमारे काम का नहीं है, हमारे सोसाइटी का नहीं है, इसको बाहर करो यहाँ से। तो ये जो समस्या झेलना पड़ रहा था दलित लोगों को उस समय पे, इनका मानना यह था दलित लोगों का कि यदि अपने पावर को बढ़ाना है, यदि पावर में आना है, यदि समाज में बराबर इज्जत चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा, अपने को पॉलिटिकल एम्पावरमेंट करना पड़ेगा। यानी कि बेसिकली पॉलिटिक्स के फील्ड में आना पड़ेगा, अपने लीडर को चुनना पड़ेगा, फिर वो हमारे लिए काम करेगा। भाई चूंकि हम अपने लीडर को खुद चुनेंगे जो कि हमारे कास्ट का होगा, तो हमारे लिए जरूर काम करेगा। तो इनका मानना यह था कि यदि अपने पावर को बढ़ाना है, समाज में यदि बराबर दर्जा पाना है, तो एक ही मात्र ऑप्शन है, वो क्या है आपका, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट। यानी कि बेसिकली पॉलिटिक्स के फील्ड में आओ, पावर लाओ और अपने आप को सुधार लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बट महात्मा गांधी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। लेकिन गांधी जी का मानना यह था कि यदि हम लोगों ने दलित को एक सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया, यानी कि इंडिया के अंदर ही एक अलग जगह दे दिया, तो ये भारत के तरक्की को रोक देगा और भारत टुकड़ों में बट जाएगा। गांधी जी का मानना यह था कि सभी को साथ में लेकर चला जाए, किन्हीं को अलग जगह ना दिया जाए, सभी मिलजुल के आपस में रहेंगे, जो जहां रहना चाहता है वहां रह सकता है, किसी को भी स्पेशल जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि गांधी जी का मानना यह था कि यदि हम दलित को स्पेशल जगह दे देंगे तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, इंडिया के अंदर दो हिस्सा हमारा बन जाएगा ना, एक पूरा हिस्सा वो जहाँ पे कि सभी प्रकार के लोग रह रहे हैं और एक अलग हिस्सा वो जिसमें केवल दलित रह रहे हैं। तो ये गांधी जी को लगा ना कि नहीं, ये हमारा क्या हो सकता है, सोसाइटी को ब्रेक करने का समाधान, मतलब ब्रेक करने का एक कारण बन सकता है, तोड़ने का कारण बन सकता है। इसलिए इन लोगों को सेपरेट इलेक्टोरेट ना दिया जाए। इसीलिए आप देखते हैं आज इंडिया में कि कोई भी ऐसा जगह नहीं है जो कि रिजर्व है केवल दलितों के रहने के लिए। ऐसा है क्या? कहीं नहीं, हर मोहल्ले में रह सकते हैं लोग, कहीं भी रह सकते हैं। ठीक है, खैर आगे बढ़ते हैं फिर। सो दलित्स पार्टिसिपेशन इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड। अब देखो,
क्या दलित के डिमांड को गांधी जी ने माना? गांधी जी या फिर कांग्रेस ने माना क्या? नहीं माना। तो यहाँ पे जब गांधी जी ने इनके बातों को नहीं माना ना, तो दलित लोगों को थोड़ा सा नाराजगी का सामना करना पड़ा, यानी कि ये लोग थोड़ा नाराज हो गए कि यार हमने गांधी जी से डिमांड किया और गांधी जी ने हमारे डिमांड को फुलफिल नहीं किया। तो ये लोग क्या हो गए ना, गांधी जी से नाराज हो गए। अब जब गांधी जी से नाराज हो गए हैं, तब जब गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट चालू किया, तो क्या ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे, क्योंकि इनका मानना था कि आपने हमारे बातों को नहीं माना तो हम आपके मूवमेंट में शामिल नहीं होंगे। इसलिए दलित लोगों ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में बहुत ही कम पार्टिसिपेट किया था, मतलब ना के बराबर, ठीक है, क्योंकि उनके बातों को नहीं माना गया था। कोई डाउट नहीं ना इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब दलित लीड जो बेसिकली हमारे दलित लोग थे उस समय पे, उनका ना एक बहुत ही महान लीडर था, उनका नाम था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और इनको कभी कभी हम लोग प्यार से बाबा साहब अंबेडकर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। चलिए अब इनके बारे में भी थोड़ा सा देख लिया जाए, क्योंकि कई बार एग्जाम में सीबीएसई ने पूछा है कि आप डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का रोल बताओ, कि आखिर उन्होंने क्या रोल प्ले किया दलित लोगों को ऊपर उठाने में, यानी कि उनको समाज में बराबर दर्जा दिलाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या रोल प्ले किया, उन्होंने क्या ऐसा किया, जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे ना एक बात हम आपको दोबारा बता देते हैं, दलित बोले, लोअर कास्ट बोले या डिप्रेस्ड क्लास बोले, तीनों का मतलब सेम समझिएगा आप, ठीक है। दलित के जगह पे आप और क्या वर्ड इस्तेमाल कर सकते हैं? डिप्रेस्ड क्लास। डिप्रेस्ड क्लास का मतलब है कि वैसे क्लास के लोग, यानी कि वैसे कम्युनिटी के लोग जिनको पहले क्या समझा जाता था? डिप्रेस, यानी कि दबा हुआ, कमजोर, बहुत ही नीचे समझा जाता था। तो आप दलित बोलो या डिप्रेस्ड क्लास बोलो, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। ये हमने आपको पहले इसलिए बता दिया क्योंकि इसमें हम लोग कई बार वो वर्ड इस्तेमाल करने वाले हैं। तो अब इसमें आप देख लो कि आखिर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का क्या रोल था दलितों को अपलिफ्ट करने में। अपलिफ्ट का मतलब ऊपर उठाने में उनका क्या रोल था, जरा देखा जाए। इन 1930 डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉर्म्ड डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने 1930 में एक एसोसिएशन बनाया था, यानी कि एक ग्रुप अपना बनाया था, संगठन बनाया था, उसका नाम उन्होंने रखा था डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन। अब चूंकि हमने आपको तुरंत बताया अभी कि डिप्रेस्ड क्लासेस बोले या दलित बोले, दोनों का मतलब आपको सेम समझना है। तो बताइए इस एसोसिएशन में, यानी कि इस ऑर्गेनाइजेशन में अधिकतर कौन लोग होंगे? दलित लोग ही होंगे, क्योंकि उन्होंने उन्हीं के लिए बनाया था, ठीक है। आगे तो ये डेट याद रखिएगा कि डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने कब बनाया था? तो 1930 में बनाया था। आगे, ही ऑर्गेनाइज्ड दलित्स इनटू डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन टू मेक देम पॉलिटिकली स्ट्रॉन्गर। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ये कोशिश किया कि जितने भी दलित लोग हैं उन सभी को इस एसोसिएशन से जोड़ दिया जाए, यानी कि इस वाले एसोसिएशन से, डिप्रेस्ड क्लासेस एसोसिएशन से जोड़ दिया जाए, ताकि ये लोग क्या हो जाए, एकजुट हो जाए और इन सब को इकट्ठे किया जा सके, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग किया जा सके, यानी कि इनके इज्जत का, इनके मान सम्मान का भी सोसाइटी में बराबर वैल्यू हो। ये सब चीज़ मतलब दिलवाने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने इन सभी लोगों को, दलित को खास करके, इस एसोसिएशन में शामिल कर दिया। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट। और दलित लोग इस एसोसिएशन में इसलिए भी जुड़ गए क्योंकि ये वाला एसोसिएशन इन्हीं लोगों के लिए बना हुआ था, ठीक है। आगे, He was nominated for the second राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। याद कीजिए, हमने आपको पिछले वाले क्लास में एक बात बताया था कि जब सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ तो वहां पे गांधी जी तो पहुंचे ही थे लंदन में, एक आदमी और कौन पहुंचा था, हमने आपको बताया था याद रखने के लिए नाम, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। पिछले वाले क्लास को यदि आप याद करेंगे या फिर याद नहीं भी है तो आप यहाँ पे याद रखिए कि पहला राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो कांग्रेस को मिला था ऑफर एक तरीके से, लॉर्ड इरविन ने जो दिया था, वो तो उन्होंने ठुकरा दिया था, है ना। लेकिन सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब हुआ तो गांधी जी तो वहां पे थे ही लंदन में, उनको तो बुलाया ही गया था। एक और आदमी को बुलाया गया था, अंग्रेजों ने बुलाया था। वो आदमी कौन थे? हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अच्छा, अब आपके मन में सवाल होगा कि सर गांधी जी को बुलाया सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, समझ में आता है क्योंकि वो बहुत आदमी थे बड़े, उन्होंने बहुत मूवमेंट लॉन्च किया था, उनको बुलाया, चलो मानता है, मतलब मानते हैं कि हाँ उनको बुलाया तो ठीक था। लेकिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों बुलाया? ऐसा क्या खास था इस आदमी में? देखो बताते हैं। हालांकि इस चैप्टर में भीमराव अंबेडकर जी के बारे में बहुत कम बात हुआ है, लेकिन उनके बारे में ना थोड़ा सा हम आपको बताना चाहते हैं। गांधी जी के बारे में तो हमने आपको बहुत बताया, थोड़ा सा इनके बारे में भी जानो। आप खुद सोचो कि लंदन यदि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में अंग्रेज बुला रहा है गांधी जी को, तो
तो उनके साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी क्यों बुलाया गया? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन थे उस समय पे। बताते हैं पहला बात क्यों। पहला रीजन ये है बुलाने का कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जितना पढ़े लिखे थे ना, जितना इनके पास नॉलेज था, शायद ही किसी अंग्रेज के पास इतना नॉलेज था। बहुत पढ़े लिखे आदमी, 3-4 फील्ड में तो इनके पास पीएचडी किया हुआ है। तो पहला तो नॉलेजबल इंसान थे, पहला बात। दूसरा बात, इनको पॉलिटिक्स का बहुत अच्छा खासा नॉलेज था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। और तीसरा सबसे बड़ा बात कि उस समय पर जो दलित लोग थे ना, उनका एक ही डिमांड था, मतलब 2 डिमांड था, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन और सेपरेट इलेक्ट्रेट। तो ये जो मामला है ना, धीरे धीरे गंभीर होता चला जा रहा था। और ये मामला किसके पास पहुंच गया? अंग्रेजों के पास पहुंच गया। अंग्रेजों को जब पता चला कि आखिर दलित का ये कौन लीडर है जो इतना मूवमेंट कर रहा है, दलितों को एकजुट कर रहा है, तब उनको पता चला कि इनके बारे में, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। तब उन्होंने कॉल किया, कॉल मतलब चिट्ठी लिखा, गांधी जी के साथ साथ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी आना है। जरा आप खुद सोचो, जरा लॉजिक आप यहाँ पे लगाओ कि इतना बड़ा अंग्रेज का आदमी हो के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को बुलाएगा क्यों? पहला बात तो नॉलेज बहुत था इनके पास, पॉलिटिक्स का इसके पास बहुत अच्छा समझ था इनको, और दलित का सबसे बड़े लीडर हमारे यही थे, तो इनको भी बुलाना कंपलसरी था। तो सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में गांधी जी के साथ साथ कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भी थे। हालांकि 2-3 आदमी और थे इंडिया के बड़े बड़े लीडर, लेकिन आपको इतना ही जानना काफी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन दैट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ही क्लैश्ड विथ महात्मा गांधी बाय डिमांडिंग सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर दलित्स। अब देखो, चूंकि सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रहा है, सामने सामने मतलब कि राउंड के टेबल के चारों तरफ ब्रिटिशर्स बैठे हुए हैं, गांधी जी बैठे हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बैठे हुए हैं। तो अंग्रेजों ने वहां पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का आइडिया पूछा कि आपका क्या विचार है, आपको क्या चाहिए। तो यहाँ पे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा कि हमको हजूर 2 ही चीज़ चाहिए, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हमको रिजर्वेशन दे दीजिए, पहला, और दूसरा हमको क्या कर दो, बताओ दूसरा क्या था? हाँ, सेपरेट इलेक्टेड वाला। तो गांधी जी को ना, मतलब हालांकि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में तो गांधी जी भी हैं, भीमराव अंबेडकर भी हैं, अंग्रेज भी है, ब्रिटिशर्स भी है। तो ब्रिटिशर्स ने जब भीमराव अंबेडकर जी से पूछा कि आपका क्या डिमांड है, आप क्या चाहते हैं, तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 2 ही बात कहा, एकदम सेपरेट इलेक्ट्रेट और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन। तो ये बात बिल्कुल भी बुरा लग गया एकदम गांधी जी को, पूरा एकदम बुरा लग गया गांधी जी को कि यार ये जो तुम बोल रहे हो ना, ये हो नहीं सकता इंडिया में। लेकिन देखो यहाँ पे याद रखना, भीमराव अंबेडकर के बातों को ठुकराया किसने? गांधी जी ने, कि नहीं आप तुम जो कह रहे हो ये बिल्कुल गलत है, ये नहीं हो सकता भारत में। लेकिन भीमराव अंबेडकर के विचार को सपोर्ट कौन किया? अंग्रेजों ने कर दिया। तो बताओ यहाँ पे क्या गांधी जी को गुस्सा नहीं आएगा? गांधी जी को गुस्सा आया इसलिए कि इसके बातों को हमने ठुकरा दिया, लेकिन स्वीकार किसने कर लिया? अंग्रेजों ने स्वीकार कर लिया। तो अब अगला वही हम लोग इसमें पढ़ेंगे। तो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में बेसिकली क्लास हो गया था। क्लास का मतलब थोड़ा बहस हो गया था, किनके बीच में? भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। ठीक है, अब होता क्या है, व्हेन द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड अंबेडकर डिमांड, गांधी जी बिगन अ फास्ट अनटोल्ड डेथ। वही बात है हमने जो कहा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बातों को गांधी जी ने नहीं माना, सेपरेट इलेक्टेड देने का वो प्रस्ताव नहीं माने कि नहीं देंगे, ऐसा नहीं होगा, इंडिया ने यदि आपको दे देंगे तो इंडिया टूट जाएगा हमारा। लेकिन इसके बातों को मान लिया किसने? अंग्रेजों ने मान लिया। तो जब अंग्रेजों ने बात मान लिया डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बातों को, तो यहाँ पे गांधी जी को आया बड़ा गुस्सा। अब गांधी जी ने कसम खा लिया कि मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। देखो यहाँ पे बड़ा एक स्टेटमेंट बहुत अच्छा लिखा हुआ है, फास्ट अंटो डेथ। इसका मतलब होता है कि मर जाएंगे लेकिन खाना नहीं खाएंगे। एक तरीके से गांधी जी अनशन पे चले गए थे। अनशन का मतलब होता है कि बिल्कुल अन्न को त्याग देंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बाद में उनको समझाया गया, बड़े बड़े लीडर के द्वारा समझाया गया कि ऐसा मत कीजिए गांधी जी, आप ऐसा करेंगे तो कंट्री कैसे चलेगा, क्योंकि सबका नजर आप ही के ऊपर है। तो फिर बाद में गांधी जी अपने इस कसम को तोड़ देते हैं और फिर आराम से वो खाना भी खा लेते हैं। ठीक है, खैर, लेकिन यहाँ पे कसम खा लेता गांधी जी ने। हालांकि आपको यहाँ पे ना क्लास 10th में जो हिस्ट्री आपका है बहुत कम बताया गया है गांधी जी के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में। कभी भी आपको जीवन में ना हिस्ट्री पढ़ने का मौका मिलेगा तो हिस्ट्री तो आप पढ़िएगा, लेकिन खास करके गांधी जी का विचार और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का विचार आप पढ़िएगा।
हमेशा दोनों एक दूसरे के ना एकदम अपोजिट रहे हैं, क्योंकि दलित का लीडर जो था हमारा डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, उनका मानना था कि हमको सेपरेट इलेक्टेड दे दो, क्योंकि हमको समाज में इज्जत आप लोग देते हो नहीं हो, इज्जत नहीं देते हो, मारते हो, पीटते हो, तो हम लोग अपना अधिकार चाहते हैं, हमको अलग जगह दे दो। लेकिन गांधी जी क्या चाहते थे हमेशा कि नहीं, अलग जगह तो नहीं देंगे, ऐसे इंडिया का बंटवारा हो जाएगा, इंडिया हमारा टूट जाएगा, बिखर जाएगा। तो इन्हीं विचार को लेकर इतिहास में उस समय पर खास करके गांधी जी और बी आर अम्बेडकर के बीच में बहुत बहस हुआ करता था। उस समय पे इन दोनों के बीच में कभी रिश्ता अच्छा रहा ही नहीं है। ये बहुत बड़े लेवल का हिस्ट्री आपको बता रहे हैं, इतना तो आपके क्लास 10th में नहीं दिया है, लेकिन चलो कोई बात नहीं, इतना इतना ही आपको पढ़ना था। आगे बढ़ते हैं। तो गांधी जी का जो एक सर दर्द था ना, याद रखिएगा, गांधी जी का एक तरीके से सर दर्द था कौन? भीमराव अंबेडकर। गांधी जी बोलते थे कि ये होना चाहिए, भीमराव अंबेडकर बोलते थे ना ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और उस समय पे जो भीमराव अंबेडकर बोल देते थे वही बात सारे दलित लोग मानते थे, क्योंकि उनका लीडर कौन था? वही थे। ठीक है, क्योंकि देखो जो लीडर बोलेगा वही तो फॉलोवर मानेंगे ना, वही होता है इसमें। खैर आगे बढ़ते हैं, आगे क्या होता है देखो। महात्मा गांधी बिलीव दैट सेपरेट इलेक्टेड फॉर दलित वुड स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ देयर इंटीग्रेशन इनटू सोसाइटी। ये स्टेटमेंट हमने पहले भी लिखा था, यहाँ पे भी लिखना इसलिए इंपॉर्टेंट था क्योंकि गांधी जी का मानना क्या था कि गांधी जी का मानना यह था कि यदि हमने इसको सेपरेट इलेक्टेड दे दिया, यानी कि अलग जगह हम लोगों ने यदि दलित को दे दिया, तो ये इंडिया के तरक्की में बाधा बन जाएगा और इंडिया कभी डेवलप कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, मतलब कि कंट्री तो एक ही रहेगा लेकिन दो हिस्सों में बढ़ जाएगा, जो कि बिल्कुल खराब है। तो गांधी जी ने इनके बातों को बिल्कुल भी नहीं माना। द इशू वॉज रिसॉल्व थ्रू द पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। लेकिन लास्टली जाकर गांधी जी के बीच में और भीमराव अंबेडकर जी के बीच में एक समझौता होता है। जो समझौता कहाँ पे होता है? पूना में, याद रखिएगा। और इसी को हम लोग बोलते हैं पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। मतलब देखो दोनों का विचार अलग था ना, गांधी जी का विचार अलग था, भीमराव अंबेडकर जी का विचार अलग था, तो अल्टीमेटली दोनों का विचार एक जगह पर मिलता है, दोनों एक समझौता करते हैं। उस समझौते का नाम क्या था? पूना पैक्ट ऑफ सितंबर 1932। और वैसी बात है, सितंबर 92 लिखा हुआ है, 32, तो कब बना होगा ये पैक्ट, ये समझौता कब हुआ होगा? सितंबर 1932 में हुआ होगा। अब इसके अंदर था क्या, जरा ये भी समझ लो। इस पैक्ट में, इस समझौते में क्या हुआ, उन दोनों ने क्या डिसीजन लिया, जरा देखा जाए। डिसीजन ये लिया गया कि पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस मतलब वही दलित, तो पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस, जिसको बाद में क्या कहा जाने लगा? शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाने लगा, जिसको हम लोग आज शॉर्ट में क्या कहते हैं? एससी कहते हैं, है ना। रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वेयर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। देखो दोनों का समझौता इस बात पे बना पूना पैक्ट में। पूना पैक्ट मतलब पैक्ट कहाँ पे बना होगा? समझौता कहाँ पे? पूना में, इसीलिए उसका नाम पड़ गया पूना पैक्ट। ठीक है, तो इस पैक्ट में, इस समझौते में दोनों इस बात पे राजी हो गए कि पहला बात तो आपको सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं दिया जाएगा, यानी कि आपको अलग जगह इंडिया में नहीं दिया जाएगा रहने के लिए। लेकिन आपके एक बात को हम मान लेते हैं कि जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है और आपका जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव है, बेसिकली किसका बात हो रहा है यहाँ पे? लोकसभा और राज्यसभा का। उसी प्रकार से प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जिसको हम लोग आम भाषा में क्या कहते हैं? विधानसभा। देखिए बहुत ध्यान से यहाँ पे समझिएगा, आपके स्टेट के अंदर जो गवर्नमेंट बनता है वो सारे एमएलए कहाँ पे जाके बैठते हैं? विधानसभा में बैठते हैं। तो उसमें, और नेशनल लेवल का बात करें तो लोकसभा और राज्यसभा में आपको बिल्कुल रिजर्व सीट दिया जाएगा। इसीलिए आज आप देखते हैं कि जब स्टेट का इलेक्शन होता है, जिसमें हम लोग सीएम को चुनते हैं, जब भी उसमें चुनाव होता है तो कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी कि कुछ सीट्स रिजर्व होते हैं दलित लोगों के लिए, यानी कि एससी लोगों के लिए। पहला ये हो गया हमारा। उसी प्रकार से जब लोकसभा राज्यसभा का चुनाव होता है तो वहां पे भी दलित लोगों का जो सीट है वो रिजर्व है, कि उस सीट से, उस जगह से केवल दलित मेंबर ही चुनाव लड़ सकते हैं। ये गांधी जी ने बात मान लिया। लेकिन आपको जो वोट मिलेगा वो आपको वोट कोई भी कर सकता है। तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो दोनों ने हाफ हाफ अपना बात मनवा लिया। समझिएगा, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट ये बात इसलिए था क्योंकि बहुत समझना आपको इंपॉर्टेंट है ये। पहला बात तो देखो दलित का क्या डिमांड था? दलित का डिमांड ये था कि हमको एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन दिया जाए, जो कि उनको दिया गया। और आज भी आप किसी भी कॉलेज में चले जाओ, सरकारी कॉलेज का खास करके हम बात कर रहे हैं, प्राइवेट का नहीं, क्योंकि प्राइवेट अलग ही नियम रहता है उसका।
सरकारी स्कूल है, सरकारी कॉलेज है, सरकारी यूनिवर्सिटी, आप कहीं भी चले जाओ, दलित के बच्चों के लिए सीट पहले से रिजर्व है। वो सीट केवल दलित के बच्चे ही ले सकते हैं। वो भरने के बाद जब बच जाएगा तब आम बच्चे वहाँ पे बैठते हैं। तो जो दलित का डिमांड था वो तो उनको मिल गया पहला वाला, लेकिन उनका दूसरा डिमांड क्या था कि हमको सेपरेट इलेक्टेड दे दो। तो गांधी जी ने वो बात नहीं माना। उन्होंने कहा ना कि हम आपको सेपरेट इलेक्टेड तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन अलग जगह तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम आपको क्या कर सकते हैं, सेंटर में और स्टेट में दोनों में आपका सीट हम रिजर्व जरूर कर सकते हैं, जहां से केवल आप ही के मेंबर चुनाव लड़ सकते हैं, यानी कि दलित लोग ही केवल चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त भी ये रहेगा कि उनको जो वोट मिलेगा उसको वोट सबको ही दे सकता है, जिनको मन करेगा वो दे सकते हैं। तो एक तरीके से यहाँ पे देखा जाए तो दोनों ने समझौता करके ये बात अपना निकाल लिया, कोई डाउट नहीं ना इसमें। तो वही यहाँ पे कहा गया है कि पूना पैक्ट गेव द डिप्रेस्ड क्लासेस रिजर्व्ड सीट्स इन प्रोविंशियल एंड लेजिस्लेटिव सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, बट दे वेयर टू बी वोटेड बाय द जनरल इलेक्टोरेट। जनरल इलेक्टोरेट का मतलब है कि जैसे आम चुनाव होता है वैसे चुनाव आपका भी होगा, चुनाव आप भी लड़ेंगे। आपको जो वोट है वो दलित के लोग यदि पसंद करते हैं तो आपको वोट देंगे, नहीं तो आम आदमी भी आपको वोट दे सकता है, और वैसा ही आज हमारे यहाँ पे होता है। लेकिन सीट जो है ना रिजर्व जरूर किया गया है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का चुनाव का बात हो या सेंट्रल गवर्नमेंट का चुनाव का बात हो, दलित लोगों का वहाँ पे सीट रिजर्व आज भी है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यही था हमारा पूना पैक्ट। हालांकि पूना पैक्ट के बारे में आपने जान लिया, लेकिन कभी मान लीजिए आ जाता है कि पूना पैक्ट को डिफाइन करो, तो 2-3 लाइन में आप डिफाइन कर सकते हैं, बड़ा सिंपल लिखा हुआ है। पहला बात तो ये एक ऐसा पैक्ट था जो किसके किसके बीच में था, भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में था। ये कब हुआ था, सितंबर 1932 में हुआ था। इसके तहत क्या किया गया, डिप्रेस्ड क्लासेस को, यानी कि जिसको हम लोग बाद में शेड्यूल कास्ट कहते हैं, शॉर्ट में एससी कहते हैं, उनको प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव यानी कि बेसिकली स्टेट और लोकसभा राज्यसभा में सीट रिजर्व कर दिया गया, और साथ ही साथ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी उनके लिए सीट रिजर्व कर दिया गया। लेकिन वोट उनको हर कोई दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से यही था हमारा पूना पैक्ट। तो जब भी आ जाए एग्जाम में तो आप इस तरीके से लिख लीजिएगा। ये तो हमारा बात हुआ किसका, दलित का, पूरा दलित का बात हमने कर लिया। लेकिन अब बात करते हैं मुस्लिम पार्टिसिपेशन का, कि मुस्लिम लोगों ने मुस्लिम कम्युनिटी ने किस प्रकार से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया भी कि नहीं किया, या फिर किया तो कितना किया पार्टिसिपेट, इनके बारे में देखा जाए। क्योंकि उस समय पे मुस्लिम कम्युनिटी भी एक बहुत अहम रोल प्ले करते थे हमारे इंडिया में। ठीक है, देखते हैं क्या लिखा हुआ है। अच्छा याद कीजिए, हमने आपको पढ़ाया था खिलाफत मूवमेंट, और खिलाफत मूवमेंट किसके याद में यहाँ पे चलाया जा रहा था इंडिया में, खलीफा के याद में। और खलीफा कौन थे बताओ, मुस्लिम का ऑटोमन एम्पायर का राजा था, जो कि खुद एक मुस्लिम था खलीफा। और उस खलीफा को पूरी दुनिया के मुस्लिम लोग क्या करते थे, उसको अपना गुरु मानते थे। ठीक है, देखो इसके पीछे का पूरा कहानी आपको समझा देते हैं क्या था। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में ऑटोमन टर्की क्या हो गया था, हार गया था। और ऑटोमन टर्की का जो राजा था उनका नाम था खलीफा, जो कि कौन थे, एक मुस्लिम थे, और उसको पूरी दुनिया के मुस्लिम लोग उनको अपना गुरु मानते थे। और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चूंकि ऑटोमन टर्की हार गया था, तो नियम के अनुसार क्या होना था, खलीफा का सारा पावर छीन लिया जाता, उनके सारे धन संपत्ति को लूट लिया जाता। किनके द्वारा, जिन्होंने जीता था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो उनके पावर को ना छीना जाए, उनको बरकरार रखा जाए, उनको राजा बरकरार रहने दिया जाए ऑटोमन टर्की का। इसके लिए इंडिया के अंदर खिलाफत मूवमेंट चला था, जिसको मोहम्मद अली, शौकत अली और गांधी जी, हालांकि दो ही इसमें खास है, मोहम्मद अली और शौकत अली, जिसको हम लोग अली ब्रदर भी कहते हैं, लेकिन उनको सपोर्ट कौन कर रहे थे, गांधी जी भी सपोर्ट कर रहे थे। तो खिलाफत मूवमेंट चालू तो हुआ था, लेकिन बाद में कांग्रेस ने, यानी कि कांग्रेस के पार्टी ने खिलाफत मूवमेंट को उतना आगे नहीं बढ़ाया, बिल्कुल उतना आगे नहीं बढ़ाया, जिसके वजह से थोड़ा सा नाराजगी का सामना करना पड़ा मुस्लिम लोगों को। मुस्लिम लोगों को ये लगा कि यार एक ही तो मूवमेंट हमने चालू किया था, खिलाफत मूवमेंट, ये भी सपोर्ट नहीं किया कांग्रेस ने, वापस एकदम बंद कर दिया, पूरा साथ ही नहीं दिया। तो यहाँ पे थोड़ा सा मुस्लिम लोगों को भी उस समय पे, मुस्लिम कम्युनिटी के लोगों को नाराजगी सहना पड़ा था, क्योंकि कांग्रेस ने खिलाफत मूवमेंट को आगे नहीं बढ़ाया, बल्कि उन्होंने केवल अपने मूवमेंट पे ध्यान दिया। रॉलेट सत्याग्रह हो, उसके बाद फिर आपका नॉन कॉपरेशन हो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट हो, केवल कांग्रेस ने अपने मूवमेंट को ध्यान दिया, खिलाफत मूवमेंट पर उतना ध्यान नहीं दिया था। अब जरा देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ द नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट, बेसिकली खिलाफत मूवमेंट यहाँ पे बात हो रहा है, अ लार्ज सेक्शन ऑफ मुस्लिम्स फेल्ट एलिनेटेड फ्रॉम द कांग्रेस। हमने वही बात कहा कि खिलाफत मूवमेंट चालू तो हुआ था,
गांधी जी के सपोर्ट से अली ब्रदर यानी कि मोहम्मद अली और शौकत अली ने चालू तो किया था, लोगों को इकट्ठा भी किया गया, मूवमेंट भी किया गया, लेकिन बड़े लेवल पर उसको उतना नहीं लेकर जाया गया और बाद में खिलाफत मूवमेंट को क्या कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। यानी कि उसको जब साथ ही नहीं मिला, उतना प्रमोट ही नहीं किया गया, तो वो बंद हो गया। अब जब खिलाफत मूवमेंट बंद हो गया तो इंडिया के अंदर जो मुस्लिम लोग रहते थे उन सभी को ना थोड़ा सा कांग्रेस से नफरत हो गया। नफरत इसलिए हो गया कि क्या यार, हमने अपने गुरु के पावर को बचाने के लिए इंडिया में मूवमेंट चालू किया और हमने आपसे सपोर्ट मांगा, आपने सपोर्ट दिया नहीं, कुछ नहीं किया आपने। इसीलिए उस समय पे मुस्लिम लोगों को खास करके कांग्रेस से धीरे धीरे नफरत हो रहा था और वो लोग कांग्रेस से दूर भाग रहे थे। और यही रीजन था कि उस समय पे कांग्रेस जो भी मूवमेंट चालू करते थे उसमें मुस्लिम का पार्टिसिपेशन बहुत ही कम देखने को मिलता था। ठीक है, आगे। हिंदूज फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड हिंदू महासभा। सिमिलरली मुस्लिम्स फॉर्म्ड अ ग्रुप कॉल्ड मुस्लिम लीग। अब देखो, हिंदू लोगों ने एक अपना अलग ग्रुप बना लिया जिसका नाम क्या रखा गया, हिंदू महासभा। तो मुस्लिम लोगों को थोड़ा सा नाराजगी, वो उसको नाराजगी का सामना और करना पड़ा कि यार ये लोग अपने बारे में केवल सोचता है, अपने मूवमेंट को चलाता है। अब तो इन लोगों ने एक हिंदू महासभा का नाम का एक ग्रुप भी बना लिया। तो देखते देखते इन्होंने भी अपना ग्रुप बना लिया, उसका नाम इन्होंने क्या रखा, मुस्लिम लीग रख लिया। याद रखिएगा, हिंदू लोगों ने जो अपना ग्रुप बनाया उसका नाम इन्होंने हिंदू महासभा रखा। तो अब भाई मुस्लिम चुप क्यों रहे, तो इन्होंने भी अपना ग्रुप बना लिया जिसमें केवल मुस्लिम लोग थे। हिंदू महासभा में केवल हिंदू लोग और मुस्लिम लीग में केवल मुस्लिम लोग। तो दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे थे, अब कंपटीशन कर रहे थे कि तुम ग्रुप बनाओगे हम भी ग्रुप बनाएंगे, तुम ये करोगे हम भी ये करेंगे, इस तरीके का। खैर आगे देखते हैं क्या होता है। द रिलेशंस बिटवीन द हिंदूज एंड द मुस्लिम्स वर्सेंड। धीरे धीरे समय जैसे जैसे बीतता गया, हिंदू और मुस्लिम के बीच का जो रिलेशन था, जो संबंध था, वो बहुत ही खतरनाक होता चला गया। दोनों एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते थे। ठीक है, आगे देखते हैं क्या होता है। Each community organized religious processions with militant fervor, provoking Hindu-Muslim communal clashes and riots in various cities. अब दोनों कम्युनिटी, हिंदू भी और मुस्लिम भी, अपना अपना रैली निकालते थे, अपना अपना मूवमेंट चलाते थे। और मूवमेंट इस प्रकार का होता था कि दोनों एक दूसरे को शो करते थे कि मेरा पावर ज़्यादा है तो मेरा पावर ज़्यादा, इस प्रकार का। यहाँ पे एक वर्ड लिखा हुआ है मिलिटेंट फर्वर। इसका मतलब होता है कि ये भी और वो भी इस तरीके से अपना पावर शो करते थे कि दोनों एक दूसरे को दिखाना चाहते थे कि हम भी किसी से कम नहीं है। ठीक है, प्रोवोकिंग हिंदू मुस्लिम कम्युनल क्लेशेस। और कई जगह पर तो हिंदू मुस्लिम में लड़ाई झगड़ा भी हुआ, जिसको हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं कह सकते, दंगा हुआ एक तरीके से, बहुत जगह पर हुआ। कई शहर तो तबाह हो गए उस समय पे, एकदम हिंदू मुस्लिम के एकदम झगड़े में। दोनों एक दूसरे का ना कट्टर दुश्मन उस समय पे बन चुका था। आगे, every right dependent the distance between two communities। डिपेंड इसको आप बोलो बेसिकली, जितने भी लड़ाई हुए हिंदू और मुस्लिम में, जितने भी राइट दंगे हुए, मतलब जैसे जैसे दंगा मतलब पूरा फैलता था, जैसे जैसे दंगा बढ़ता चला गया, वैसे वैसे इन दोनों कम्युनिटी का जो बीच में दरार था वो भी बढ़ता चला गया, बिल्कुल चला गया। आगे, in 1927 the Congress and the Muslim League made efforts to form an alliance। 1927 में एक कोशिश किया गया कांग्रेस के तरफ से और मुस्लिम लीग के तरफ से कि यार चलो हम दोनों मिलके एक समझौता कर लेते हैं और कैसे आपस में रहना है, फिर इंडिया को कैसे चलाना है, आपस में मिलजुल के करते हैं काम, यानी कि सब भाई बन जाते हैं इस तरीके से। लेकिन बात बना नहीं। दोनों ने सोचा, कांग्रेस ने भी सोचा, मुस्लिम लीग ने भी सोचा कि चलो समझौता करते हैं और दोनों आपस में मिल जाते हैं और इंडिया को अलग तरीके से चलाएंगे, अपना आराम से अपना चलेंगे। लेकिन ऐसा बात बिल्कुल भी नहीं माना। बट मोहम्मद अली जिन्ना, वन ऑफ द लीडर्स ऑफ द मुस्लिम लीग, डिमांडेड अ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर द मुस्लिम्स। अब यहाँ पे होता क्या है, मुस्लिम लीग का देखो, कांग्रेस का सबसे बड़ा लीडर कौन, महात्मा गांधी, और मुस्लिम लीग का सबसे बड़ा लीडर कौन, मोहम्मद अली जिन्ना। ये मोहम्मद अली जिन्ना वही आदमी है जिन्होंने इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा करवा दिया। गांधी जी तो हमेशा चाहते थे कि सब मिलजुल के रहे, लेकिन इन्होंने, मुस्लिम लीग का ये लीडर थे, बहुत बड़े लीडर थे मोहम्मद अली जिन्ना, इन्होंने बहुत लंबे समय तक डिमांड किया। कई जगह पर तो दंगा फसाद भी हो गया हिंदू मुस्लिम में। तो बेसिकली ऐसा कहा जाता है कि जो पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो भारत से हुआ और अलग करवाने में हाथ किनका था, मोहम्मद अली जिन्ना का था। जैसे हम लोग इंडिया में एक तरीके से ना बहुत ही सम्मान के साथ गांधी जी को देखते हैं और गांधी जी को हम लोग बहुत ही, जैसे हम लोग फादर ऑफ नेशन कहते हैं ना,
उसी प्रकार से वो लोग किसको पूजते हैं? मोहम्मद अली जिन्ना को पूजते हैं। हम लोग गांधी जी को, क्योंकि गांधी जी हमारे लिए इंस्पिरेशन है, और पाकिस्तान के लिए इंस्पिरेशन कौन है? मोहम्मद अली जिन्ना। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो अब मोहम्मद अली जिन्ना जो कि मुस्लिम लीग के सबसे बड़े लीडर थे, उन्होंने सेपरेट इलेक्ट्रेट का डिमांड रख दिया। कहा कि हमको क्या कर दो, एक अलग जगह दे दो रहने के लिए, जिस तरीके से दलित ने डिमांड किया था, याद आ गया आपको। लेकिन क्या दलित के डिमांड को माना था गांधी जी ने? नहीं माना। क्या उनको अलग जगह मिला रहने के लिए? नहीं मिला। तो गांधी जी फिर इसको कैसे दे सकते थे अलग जगह रहने के लिए? इन्होंने डिमांड तो किया कि सेपरेट इलेक्टेड मुस्लिम को दे दिया जाए, यानी कि एक ऐसा कंट्री हमको बना दो जहां पे केवल और केवल मुस्लिम लोग रहेंगे, बस। लेकिन आगे बढ़ते हैं, क्या होता है? ऑल्सो ही डिमांडेड रिजर्वेशन इन सीट्स फॉर द मुस्लिम्स इन द सेंट्रल असेंबली एंड इन मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस लाइक बंगाल एंड पंजाब। इनका पहला डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना का ये था कि हमको क्या कर दो, सेपरेट इलेक्ट्रेट दे दो, अलग जगह दे दो, पहला ये करो। दूसरा डिमांड इनका ये था कि हमको भी ना एक रिजर्वेशन दे दो, कहाँ पे? सेंट्रल असेंबली में। यानी कि बेसिकली किसका बात कर रहा है ये? जैसे आज के तौर पे बात करें तो लोकसभा राज्यसभा का बात कर रहा है, तो वहाँ पे जो एमपी है, नंबर ऑफ सीट्स जो होते हैं एमपी के, उसमें रिजर्वेशन मुस्लिम को दे दिया जाए। इनका दूसरा डिमांड ये था। और जहाँ पे मुस्लिम का संख्या ज़्यादा है, और उस समय पे मुस्लिम का संख्या ज़्यादा कहाँ पे था? बंगाल और पंजाब में। तो यहाँ पे भी हम लोगों को रिजर्वेशन दिया जाए खास करके। तो इनका बेसिकली 3 डिमांड था, याद रखिएगा। पहला डिमांड मोहम्मद अली जिन्ना का यह था कि हमको सेपरेट इलेक्ट्रेट दिया जाए, पहला। दूसरा, सेंट्रल असेंबली में रिजर्वेशन दिया जाए। और तीसरा, बंगाल और पंजाब में भी हमको रिजर्वेशन दिया जाए। कोई दिक्कत नहीं इसमें। ये 3 इसका डिमांड था। बट दिस वॉज नॉट एक्सेप्टेड बाय द कांग्रेस लीडर्स। एक भी डिमांड को कांग्रेस के लीडर ने नहीं माना, स्वीकार नहीं किया। सो व्हेन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लॉन्च्ड, मैनी ऑफ देम डिड नॉट पार्टिसिपेट। अब जब इनके बातों को कांग्रेस ने नहीं माना, तो क्या कांग्रेस ने जब मूवमेंट चालू किया अपना सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, तो क्या उस मूवमेंट में ये लोग कभी पार्टिसिपेट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे। तो पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं किया। हालांकि आगे बढ़ते हैं, फिर क्या हुआ? 10 इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि मुस्लिम्स पार्टिसिपेशन इन दिस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट वाज लिमिटेड। तो अल्टीमेटली हम लोग लास्टली ये कह सकते हैं कि मुस्लिम लोगों का भी जो पार्टिसिपेशन था सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में, वो भी क्या था? बहुत ही कम था। इनका साफ कहना था कि आपने मेरे बातों को नहीं माना तो हम आपके बातों को नहीं मानेंगे, सिंपल। लेकिन हालांकि इसके आगे का कहानी आपके बुक में नहीं दिया है, थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं, आपको जानकर बड़ा अच्छा लगेगा, बहुत इंटरेस्टिंग भी है। पहला बात तो मोहम्मद अली जिन्ना का यही डिमांड था कि हमको अलग दे दो। डिमांड मेरा मतलब कि पाकिस्तान अलग कर दो इंडिया से। पहले पाकिस्तान एक ही था, पाकिस्तान, इंडिया और बांग्लादेश तीनों एक था पहले। तो पाकिस्तान का जो डिमांड है ना, वो पहले किसने रखा? मोहम्मद अली जिन्ना ने रखा। कांग्रेस के लीडर ने इनको खारिज कर दिया, बोला नहीं, ऐसा कुछ नहीं दे सकते हम, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन बाद में ना दंगा धीरे धीरे और फैलता चला गया, हिंदू मुस्लिम में दंगा और फैलता चला गया। अल्टीमेटली ये समझौता होता है कि इंडिया से पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए, और अलग हो गया। और आज पाकिस्तान आपका अलग है और इंडिया आपका अलग है। तो पाकिस्तान का जो जन्म हुआ वो इंडिया से हुआ, पहले एक ही था, अलग हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमारा पाकिस्तान अलग हो गया था। ठीक है, चलिए इस तरीके से हमने ये टॉपिक कंप्लीटली डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक, अच्छा इसमें कोई डाउट नहीं ना आप लोगों को? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले वाले क्लास में, होगा हमारा इस चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक, द सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वाले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।